हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। घर आकर अलादीन अंदरूनी कमरे में गया। वहाँ उसने चिराग को रगड़कर फिर जिन को बुलाया। जिन ने सदा की भांति उससे कहा, स्वामी आज्ञा करे। अलादीन ने जिन से कहा, भाई तुम प्रशंसा योग्य हो। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा तुमने किया। अब मैं तुमसे एक बड़ा काम करने को कहता हूँ। बादशाह के महल के उस तरफ जो बड़ा मैदान है उसमें तुम मेरे लिए एक बहुत ही शानदार महल बनाओ। तुम खुद ही जो पत्थर उचित समझो उसका महल बनाना। उसमें एक बड़ी बारहदरी हो जिसकी छत गुंबददार हो और सिर्फ सोने चांदी की बनी हो। उसके चारों ओर के 24 दरवाजों में सिर्फ एक दरवाजा छोड़कर बाकी में असंख्य रत्न जड़े हो। महल में एक बड़ा दीवान खाना और बहुत ही सुंदर फूलों का बाग भी होना चाहिए। उसका बावर्ची खाना ऐसा हो जिसमें हजारों आदमियों का भोजन बन सके। उसके खजाने में असंख्य रत्न, अशर्फिया और रुपए हो। उसके भंडार गृह में हर मौसम के लायक कपड़ों की बहुतायत हो। उसकी घुड़साल में सैकड़ों असील घोड़े हो और उनके लिए साइज भी। बहुत से दास दासियां और सेवक भी चाहिए। इसके अलावा मैं जो कुछ इस समय भूल रहा हूँ वह भी लाकर महल को सब प्रकार से संपूर्ण कर देना। इस समय अलादीन ने जिनसे यह सब करने को कहा। उस समय संध्या हो रही थी। ने कहा, कल सुबह जब आप जागेंगे तो आपको महल तैयार मिलेगा। ये कहकर जिन गायब हो गया और अलादीन अपने घर के शयन कक्ष में चला गया। रात को अलादीन को काफी देर में नींद आई क्योंकि वह शहजादी के विरह में व्याकुल रहा। सवेरे कुछ देर में उसकी आँख खुली तो जिन उसके पास आया और बोला कि चलकर देख लीजिए, जैसा महल आपने कहा था वैसा बनकर तैयार हो गया है। अलादीन ने जाकर देखा तो उसकी तबीयत खुश हो गई। अलादीन ने देखा कि महल काफी विस्तृत है और उसका प्रत्येक कक्ष इस तरह से सुसज्जित है जैसे अन्य कहीं मिलना मुमकिन नहीं है। हर जगह लाखों रुपए की सजावट है और सारा महल दास दासियों से भरा हुआ है। सभी चुस्ती से अपना काम करने में लगे थे। खजाने में सैकड़ों संदूक अशर्फियों, रुपयों तथा रत्नों से भरे हुए थे। अलादीन को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने जिन की बड़ी प्रशंसा की। वह जिन उसे घुड़साल में ले गया। वहाँ सारे देशों की अच्छी जातियों के घोड़े बंधे थे। हर एक के लिए एक होशियार साइस था और जड़ाऊ जिन लगामे थी। कई घुड़साल के दरोगा भी साइसों के ऊपर नियुक्त थे। यह सब दिखाने के बाद जिन उसे भंडार गृह में ले गया। वहाँ जीवन की प्रत्येक आवश्यक वस्तु भरी पड़ी थी। इसी तरह कई तहखाने और कई ऊपरी कक्ष भी जिन ने उसे दिखाए। फिर वह खास बारहदरी दिखाई जिसके लिए अलादीन ने कहा था। ये सारा वैभव देखकर अलादीन बहुत खुश हुआ। फिर उसने जिन से कहा, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज रह गई है जिसे प्रस्तुत करने के लिए तुमसे कहना मैं भूल गया था। मैं चाहता था कि एक काफी चौड़ाई वाला मखमली कालीन मेरे महल से लेकर राजमहल के द्वार तक बिछ जाए। रास्ते पर मेरी स्त्री उस पर चल कर जाए। जिन ने तुरंत ही मखमली कालीन भी बिछवा दिया। राजमहल के सेवकों ने सुबह जब द्वार खोले तो देखा कि महल के सामने के मैदान में एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस महल के द्वार से राजमहल के द्वार तक एक चौड़ा मखमली कालीन बिछा हुआ था। उन्होंने महल के सब लोगों से ये कहा। मंत्री जब दरबार में आया तो उसे भी यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दरबार के समय उसने बादशाह से सिर नवाकर कहा, सरकार, राजमहल के सामने के मैदान में एक बड़ा भारी महल दिखाई देता है। कल तक वह मौजूद नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि काम जादू का है। बादशाह ने मंत्री से बिगड़ कर कहा, तुम बिल्कुल गलत कहते हो। यहाँ जादू की कोई बात नहीं है। कल शादी के बाद जब मैंने उससे राजमहल में रात बिताने को कहा तो उसने मुझसे आज्ञा मांगी कि मैदान में अपने लिए महल बनवा लूं और शहजादी का वही स्वागत करूं। तुम्हें उससे जलन है, इसीलिए जादू आदि की बात करते हो। असली बात यह है कि अलादीन के पास अपार धन है। अगर उसने लाखों लोगों को काम पर लगाकर एक रात में महल तैयार करवा लिया तो आश्चर्य की क्या बात है। चूंकि दरबार का समय आरंभ हो गया था, इसीलिए इस विषय पर बादशाह और मंत्री के बीच और कोई बातचीत न हो सकी। अलादीन जिन को विदा देकर अपने पुराने घर में आया। उसकी माँ राजमहल में जाने के लिए कपड़े पहन रही थी। अलादीन ने कहा, अम्मा, तुम राजमहल उस समय जाना जब बादशाह दरबार खत्म करके अंतपुर में जाए। तुम राजमहल में इन 2 दासियों के साथ जाना और जिन ने हमें जो पोशाकें ले जाने के लिए दी है, ये दोनों जोड़े और जेवर तुम शहजादी ही को दे देना। यह सुनकर उसने वस्त्र पहनना समाप्त किया और बुर्का ओढ़कर राजमहल को गई। उधर अलादीन पिछले दिन की तरह अशर्फिया लुटाता हुआ अपने नए महल में आया। उसकी माँ राजमहल में पहुंची तो चौकीदारों ने उसके आगमन की सूचना बादशाह को दी। उसने उसके स्वागतार्थ बाजों के बजाए जाने की आज्ञा दी। महल के बाहर भी बाजे बजने लगे।
यह इस बात की सूचना देने के लिए कि शहजादी आज ससुराल जाने वाली है। सारे नागरिकों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। रात की दीप मलिकाओं का प्रबंध किया जाने लगा। व्यापारी लेन देन छोड़कर अपनी दुकानों और घरों की सजावट करने लगे। हर दरवाजे पर वंदनवार और बैठक में कीमती कालीन बिछाए गए। लोग बड़ी तादाद में आकर शहजादी के जाने के मार्ग पर जमा हो गए। सभी को अलादीन द्वारा बनवाए हुए नए महल तथा राजमहल से उस महल तक के मार्ग पर बिछे हुए कालीन को देखकर बड़ा आश्चर्य था। महल के ख्वाजा सराओं का सरदार अलादीन को सम्मानपूर्वक महल के अंदर ले गया। शहजादी ने भी उठकर सम्मानपूर्वक अपनी सास की अगवानी की। अलादीन की मां ने वे वस्त्राभूषण जो अपने साथ लाई थी शहजादी को पहनाने के लिए दिए। सेविकाओं और दासियों ने वस्त्राभूषण शहजादी को पहनाए। जब वह ससुराल से आए वस्त्राभूषण पहन चुकी तो बादशाह भी उसे देखने को आया। उसने पहली बार अलादीन की मां का खुला चेहरा देखा, क्योंकि अब दोनों में रिश्तेदारी हो गई थी, और कहने लगा, मैं तो आपको खूसट बुढ़िया समझे हुए था, अब देखता हूँ तो आप बुद्धिमती ही नहीं बल्कि सुंदर और जवान भी लगती है। दिन भर उत्सव और दावतें होती रही। शाम को दुल्हन अपने ससुराल के लिए विदा हुई। बादशाह और शहजादी गले मिलकर रोए। फिर शहजादी पति गृह को चल दी। उसके पीछे 100 दासियों को लेकर अलादीन की मां चली। यह जुलूस जब महल के मुख्य द्वार पर आया तो वहां से एक पार्श्व में 100 सरदार तथा दूसरे में उतने ही ख्वाजा सरा शहजादी के आगे हो लिए। इन सबके बीच में सुंदरता की प्रतिमूर्ति शहजादी मखमली कालीन पर हंस की गति से चलने लगी। अलादीन के महल से डोमिनियों और मोरासिनों ने शहजादी को आते देखकर उसकी अगवानी में गीत गाए। वह महल के द्वार पर पहुंची तो अलादीन उसके स्वागत के लिए आया। उसकी मां ने बताया कि शहजादी कौन है, क्योंकि बढ़िया पोशाकें पहने हुए 20 सुंदर दासियां वहां मौजूद थी। शहजादी ने भी पहली बार अलादीन को देखा था, क्योंकि विवाह के समय तो लज्जावश वह सिर ही नहीं उठा सकी थी। अलादीन को स्वस्थ और सुंदर देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अलादीन ने बड़ी सुशीलता के साथ उससे कहा, मेरे बड़े भाग्य है कि मैंने तुम जैसी भुवन मोहिनी कोमलांगी वैभवशाली राजकुमारी को पाया है। यद्यपि मेरी हैसियत खुश नहीं है, भगवान ने शायद तुमसे सुंदर किसी को रचा ही नहीं। शहजादी ने भी वैसी ही शालीनता दिखाते हुए कहा, ए मेरे सरताज, वैसे तो मैं लड़की होने के कारण विवाह में अपने पिता की इच्छा की पाबंद हूँ, और वे जिसे मेरा पति बनाते उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती। किंतु अब आपको देखकर अपना भाग्य सराहती हूँ कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना अच्छा वर तलाश किया है। अलादीन यह शालीन उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ। फिर उसने सम्मानपूर्वक पत्नी का हाथ चूमकर कहा, पर तुम इतनी दूर पैदल चलने में बहुत थक गई होगी। हम लोग चलकर 12 दरी में बैठे और कुछ जलपान करे। 12 दरी में इतनी जबरदस्त सजावट थी कि आंखें चौंधियाई जाती थी। सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी में सारी छत और दीवारें, पर्दे आदि झगमगा रहे थे। रेशमी दस्तरखानों पर 20 सोने चांदी की तश्तरियां रखी थी, जिनमें भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन थे। लाखों रुपए का सामान अकेली उस 12 दरी में लगा था। शहजादी कहने लगी, मैं तो समझती थी कि मेरे पिता के महल से ज्यादा शानदार और कोई जगह न होगी, किंतु इस महल के आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अलादीन, शहजादी और अलादीन की मां भोजन करने बैठे तो गायिकाओं ने सुंदर साजों पर मधुर गायन आरंभ किया। शहजादी फिर कहने लगी कि मैंने जीवन में कभी ऐसा मोहक गायन नहीं सुना। उस बेचारी को क्या पता था कि ये गाने वाली खुद परिया है, जिन्हें चिराग का जिन लाया है। शहजादी या किसी को भी सिवा अलादीन और उसकी मां के चिराग का भेद भी ज्ञान नहीं था। फिर दासियों ने खाने के बर्तन उठा दिए और नर्तकियों का एक समूह आया। उसने तरह तरह के नृत्य और नाटक उपस्थित किए। जब आधी रात हो गई तो शहजादी और अलादीन भी नाचे, क्योंकि चीन में यही रिवाज था कि शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन भी नाचते थे। फिर अलादीन और शहजादी अपने शयन कक्ष में गए। रात भर अलादीन आराम से सोया। दूसरे दिन सवेरे दासियां उसे पहनाने के लिए नए कपड़े लाई। यह वस्त्र उसी तरह के थे जैसे पहले दिन के कपड़े थे, यद्यपि वे उनसे रंग में किंचित भिन्न थे। सोने चांदी की जरदोजी का काम इन पर भी वैसा ही था। इसके बाद उसकी सवारी के लिए एक घोड़ा लाया गया, जो पिछले दिन वाले घोड़े से भिन्न था, किंतु तेजी उसमें उसी की तरह थी। दासों का एक दल भी था। बादशाह ने पिछले दिन की भांति उससे सम्मान के साथ भेंट की और अपने साथ ही तख्त पर बिठाया। कुछ देर दरबार में रहने के बाद जहां उसने कई मुकदमों में अलादीन से सलाह ली, वह दरबार खत्म करके महल में आया और अलादीन को भी हाथ पकड़कर अपने साथ लाया। अपने विश्राम कक्ष में बैठने के बाद उसने आज्ञा दी कि भोजन प्रस्तुत किया जाए। अलादीन ने निवेदन किया, आज इस दास को यहाँ न खिलाइए,
बल्कि इसी के घर में रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके इसे अनुग्रहित कीजिए। बादशाह ने यह निमंत्रण स्वीकार किया। वह दाई ओर अलादीन, बाई ओर मंत्री और पीछे दरबारियों को लेकर आया। सभी ने अलादीन के नए महल के प्रत्येक भाग को देखा। हर एक कक्ष को देखकर उन सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। अंत में अलादीन सभी को बारादरी में ले गया। बादशाह ने वहां बैठकर मंत्री से कहा कि मेरे ख्याल में दुनिया भर में इतना शानदार महल कोई नहीं होगा। मंत्री ने कहा, पृथ्वी पालक, परसों तक इस महल का कहीं नामो निशान नहीं था। कल सुबह ही यह दिखाई दिया है। ही आपको सबसे पहले इसके तैयार होने की सूचना दी थी। बादशाह ने कहा, यह सच है। तुम्ही ने मुझे इसके बारे में बताया था और मुझे ये बात भूली नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि इतना सुंदर महल अलादीन ने बनवाया होगा। हम लोग जहाँ संगमरमर की दीवारों और छतों को बहुत समझते हैं, वहाँ यहाँ सोने और चांदी की ईंटों का प्रयोग हुआ है। हम लोग जहाँ लोहे और पीतल से दरवाजों को सजाते हैं, वहाँ इन दरवाजों में जवाहरात लगे हैं। यहाँ के तो ठाठ ही निराले हैं। बादशाह उत्सुकतावश बारहदरी के दरवाजों को घूम घूम कर गौर से देखने लगा। फिर उसने आश्चर्यान्वित होकर मंत्री से कहा, इस बारहदरी के 23 दरवाजों में तो बहुमूल्य रत्न ऊपर से नीचे तक जड़े हैं, किंतु एक दरवाजा बिल्कुल सादा रह गया। शायद अलादीन को इसमें रत्न जड़वाने का समय नहीं मिला। यह भी संभव है कि उसके पास के जवाहरात खत्म हो गए हो और यह दरवाजा छूट गया हो। खैर, कोई बात नहीं है, बाद में वह फुर्सत से इस दरवाजे पर भी रत्न जड़वा देगा। उस समय अलादीन किसी काम से गया था। उसके आने पर बादशाह ने पूछा कि एक दरवाजा बगैर रत्नों के कैसे रह गया। अलादीन ने कहा, इसके सादा रहने का कोई कारण नहीं था, किसी तरह यूं ही सादा रह गया। अब आपकी कृपा होगी तो इसमें भी जवाहरात जड़ जाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं इसे रत्न जड़ित करवा दूंगा। यह कहकर उसने नगर के सारे जौहरियों को बुलाया। इधर अलादीन बादशाह को भोजन कक्ष में ले गया, जहाँ शहजादी भी अपने पिता से मिली। वह बहुत प्रसन्न वदन दिखाई दे रही थी। जमीन पर बहुमूल्य दस्तरखान बिछे थे और रत्न जड़ित स्वर्ण पात्रों में नाना प्रकार का भोजन परोसा रखा था। एक जगह शहजादी और बादशाह के साथ अलादीन और दूसरी जगह मंत्री और दरबारी बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद बादशाह ने व्यंजनों की प्रशंसा की और कहा कि यद्यपि मेरा बावर्ची खाना बहुत अच्छा है, किंतु मैंने भी ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए। कुछ देर में मंत्री ने बादशाह से कहा कि आपने जिन जौहरियों को बुलाया था वे सब आ गए हैं। बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा, इन 23 दरवाजों के रत्नों की बनावट और सज्जा तुम भली भांति देख लो। तुम लोगों को 24वां दरवाजा भी ऐसा ही जड़ाऊ बनाना है। उन लोगों ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा, हम रत्न तो जड़ सकते हैं, किंतु हमारे पास ऐसे मूल्यवान रत्न नहीं है। बादशाह ने कहा, इसकी चिंता न करो, शाही खजाने से जितने जवाहरात चाहो ले लेना। मंत्री ने भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए कहा, मैं अपने पास से सारे रत्न दे दूंगा, किंतु दरवाजा ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसे अन्य दरवाजे हैं। बादशाह अपने महल में गया। उसने और मंत्री ने सारे रत्न, जिनमें अलादीन की माँ द्वारा भेंट किए हुए रत्न भी थे, जौहरियों के हवाले कर दिए। उन्होंने अपने कारीगर लगवा कर बारहदरी के खाली दरवाजे पर अन्य दरवाजों के नमूने पर रत्न जड़वाए। 1 महीने के काम के बाद देखा गया कि बादशाह और मंत्री के दिए हुए सारे रत्न खत्म हो गए, लेकिन दरवाजा पूरा फिर भी न भरा। वे लोग परेशान होने लगे कि बादशाह से जाकर क्या कहेंगे। उस समय अलादीन ने उनसे कहा, तुम लोगों ने भरसक प्रयत्न किया, अब तुम यह रत्न जड़े हुए उखाड़कर बादशाह और मंत्री के पास वापस पहुंचा दो। दरवाजे की फिक्र न करो, वह जड़ जाएगा। वे लोग रत्न उखाड़ कर ले गए तो अलादीन ने अकेले में फिर चिराग को रगड़ा और जिन के आने पर कहा, अब तुम इस दरवाजे को भी दूसरे दरवाजे की तरह बना दो। जिन गायब हो गया। अलादीन भी कहीं चला गया। 2 क्षण बाद ही उसने आकर देखा कि सादा दरवाजा भी दूसरे दरवाजों की तरह बन गया है। उसने दास भेजकर सारे जौहरियों को वापस बुलाया और दरवाजा दिखाकर कहा, रत्नों को वापस करते समय यह भी कह देना कि अलादीन ने सादा दरवाजा भी रत्न जड़ित करवा दिया है। सारे जौहरियों को इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे चुपचाप चले गए। उन्होंने जाकर बादशाह और मंत्री को रत्न वापस किए और अलादीन का दिया हुआ संदेश भी देना चाहा, किंतु बादशाह उनकी बात सुने बगैर फिर मंत्री को लेकर अलादीन के महल में आ गया और उससे स्वागत सत्कार का अवसर दिए बगैर बारहदरी में चला गया। वह अलादीन से कहने लगा, बेटे, मैं सिर्फ यह पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने उस दरवाजे की जड़ाई क्यों रोक दी, मेरे और मंत्री के रत्न क्यों वापस कर दिए। उसने कहा, मैंने खुद ही दरवाजा जड़वा लिया, आप देख ले। बादशाह ने जाकर देखा तो पहचान ही न सका कि कौन सा दरवाजा था जिसकी नई जड़ाई हुई है। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा, बेटे, तुम जैसा कोई आदमी नहीं हो सकता। तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जो मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है।
तुम वाकई हर बात में कमाल करते हो। अलादीन ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा। तब आपकी महत्ता और आपका मुझ पर अनुग्रह है जो यह प्रशंसा कर रहे हैं, वरना मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूँ। इसके बाद बादशाह अपने महल में चला गया। वहां उसने मंत्री से अलादीन के महल की प्रशंसा की। मंत्री ने कहा कि मुझे तो यह सब जादू लगता है। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम्हें अब भी अलादीन से इसलिए जलन है कि तुम्हारे बेटे के बजाय उसे दामाद बना लिया। वह कसक तुम्हारे दिल से नहीं गई, इसीलिए तुम अलादीन की प्रशंसा नहीं सुन सकते। मंत्री यह सोचकर चुप हो रहा कि बादशाह मूर्ख है और धोखे में ही रहना चाहता है। बादशाह रोज अपने महल की छत पर खड़ा होकर अलादीन के महल को देखता और मन ही मन उसकी प्रशंसा किया करता। अलादीन शौकीन भी था और दिल का अच्छा भी। वह सप्ताह में एक दिन बाजार में सवार होकर निकलता। कभी मस्जिद में सबके साथ नमाज पढ़ने जाता, कभी मंत्री और अन्य अमीरों सरदारों के घर उनसे मिलने जाता और अपने घर पर भी उनकी दावतें करता। उसने दासों को यह काम सौंप रखा था कि जब उसकी सवारी निकले तो दोनों ओर फकीरों और निर्धनों के लिए अशरफिया लुटाते चले। इस कारण जब वह सवार होकर निकलता तो रास्ते में भीड़ हो जाती और लोग उसकी शान शौकत और उदारता की प्रशंसा करते। जो भिखमंगे और निर्धन उसके घर पर जाकर सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते, उन्हें वह उसी प्रकार मदद देता। इसके अलावा हर हफ्ते वह एक बार शिकार के लिए भी जाता था। कभी तो नगर के पास ही शिकार खेलकर वापस चला आता था, कभी जंगल में इतनी दूर निकल जाता कि 2-4 दिन बाद आता। अपनी दानशीलता के कारण नगर में किसी को निर्धन न रहने दिया था। इस उदारता के कारण जनसाधारण उसे बहुत प्यार करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके सिर की कसम खाने वाले पर भी तुरंत विश्वास कर लिया जाता। साथ ही वह बादशाह को भी प्रसन्न रखता था। वह उसे अपने पराक्रम से भी प्रभावित करना चाहता था। उसे जल्दी ही इसका अवसर मिल गया। बादशाह ने यह इरादा किया कि अपने एक पुराने वैरी बादशाह पर हमला करके उसका राज्य ले ले। इसीलिए उसने बड़ी फौज जमा की। अलादीन ने कहा, इतनी अधिक सेना की क्या जरूरत है? मुझे आज्ञा दे तो मैं थोड़ी सी ही सेना लेकर वैरी को खत्म कर दूं। बादशाह ने अनुमति दे दी और अलादीन ने युद्ध कौशल से थोड़ी सी सेना के बल पर ही दुश्मन को हरा दिया। बादशाह इस विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। अलादीन का भी दूर दूर तक नाम हुआ। अलादीन इसी प्रकार कई वर्ष तक सम्मानपूर्वक रहा। जिस जादूगर ने अलादीन को गड्ढे वाली गुफा में बंद किया था, उसे विश्वास था कि अलादीन वही मर खप गया होगा। फिर भी एक दिन उसे बैठे बैठे ख्याल आया, देखे तो उसका क्या हाल है। उसने अपने दालान में बैठकर संदूकचे से रमल की पुस्तकें और यंत्र निकाले और कई घंटों तक विचार करता रहा कि अलादीन का क्या हाल है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बार बार रमल फेंकने पर भी यही मालूम हुआ कि अलादीन अत्यंत धनवान हो गया है और उसका विवाह चीन की राजकुमारी से हो गया है। इस बात को जानकर उसके हृदय में ईर्ष्या की लपटें उठने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों से जैसे खून टपकने लगा। वह सोचता रहा कि भाग्य की विडंबना देखो कि सारी मेहनत मैंने की और उसका फल भोग रहा है वह आवारा दर्जी का बेटा। उसने कई दिनों तक इस बात पर विचार किया और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि घर में पड़े पड़े पछताने से कोई लाभ नहीं है। एक बार फिर चीन की यात्रा करनी चाहिए। किसी तरह अलादीन से वह जादू का चिराग लेना चाहिए जिससे वह इतना अमीर बना है कि शहजादी को ब्याह सके। उसने यह भी सोचा कि अगर संभव हो तो अलादीन को मार भी डालना चाहिए। अजीब बात यह थी कि अलादीन को जादू का छल्ला देने के बाद वह उसके बारे में भूल ही गया था। अलादीन को भी उसकी याद न रही थी। दोनों चिराग से अभिभूत थे। जादूगर घोड़े पर बैठकर चीन को चल पड़ा। उसने रातों को सरायों में सोने के अलावा कहीं दम न लिया और कुछ महीनों में चीन जाकर अलादीन के नगर में जो राजधानी थी पहुंच गया। उसने एक सराय में कमरा किराए पर लिया और नगर में घूमकर अलादीन के बारे में पता लगाने लगा। एक दिन बहुत से लोग अलादीन के विचित्र महल की बातें कर रहे थे। उसने पूछा, ये अलादीन कौन है? लोगों ने कहा, तुम विदेशी हो इसीलिए उसे नहीं जानते। वह बड़ा ही अमीर है, बादशाह का दामाद है और उसका महल शाही महल से कहीं बढ़कर शानदार है। हम लोग बताएंगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अपनी आंखों से उस महल को देखोगे तो विश्वास होगा। जादूगर ने कहा, मैं वास्तव में परदेसी हूँ। मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। कल ही यहाँ आया हूँ। आप लोग कृपा करके बताएं कि अलादीन का विचित्र महल कहाँ पर है तो मैं भी उसे देखूं। लोगों ने उसे अलादीन के महल का पता बता दिया। उस जादूगर ने जाकर महल को चारों ओर से भली प्रकार से देखा। उसे निश्चय हो गया कि उसी चिराग के बल पर अलादीन ने यह महल बनवाया है, क्योंकि चिराग का जिन्न हर बात कर सकता है।
वह सराय में वापस आकर अपना कमरा बंद करके फिर रमल की पुस्तकें खोलकर बैठ गया और विचार करने लगा कि इस समय वह चिराग कहाँ है। उसे मालूम हुआ कि चिराग किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उसी महल के कमरे में रखा हुआ है। साथ ही उसे यह भी मालूम हुआ कि अलादीन इस समय महल में नहीं है और कई दिनों तक महल में नहीं आएगा। वह यह सब जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अलादीन की अनुपस्थिति में वह आसानी से धूर्ततापूर्वक चिराग को हथिया सकता था। और चिराग हाथ में आने के बाद उसे अलादीन या किसी और की क्या चिंता थी। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।